डियर स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। हम आपको सॉल्यूशन चैप्टर पढ़ा रहे थे और आज हमारा जो वीडियो है वो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी पर है। और आज हम जो आपको कोलिगेटिव प्रॉपर्टी पढ़ा रहे हैं, आनुषंगिक गुणधर्म पढ़ा रहे हैं, वो पहला गुणधर्म है ऑस्मोटिक प्रेशर, प्राशर दाब। अब प्राशर दाब जानने से पहले आप ये बताइए व्हाट डू मीन्स ऑस्मोसिस, पराशरण किसे कहते हैं? ये जरूरी है। अब व्हाट डू मीन्स ऑस्मोसिस, आपने जूलॉजी बॉटनी पढ़ा होगा। बॉटनी विशेष रूप से पराशरण किसे कहते हैं? आपने सूखे टमाटर के बारे में सुना होगा, किशमिश के बारे में सुना होगा। यदि किशमिश को हम पानी में रखते हैं तो फूल जाती, ऐसे सूखा टमाटर को यदि जल में रखते हैं तो वो भी फूल जाता। ये सब पराशरण प्रक्रिया है। ओस्मोसिस, पराशरण का मतलब है धक्का देना। ओस्मोसिस, धक्का देना। इस सबसे पहले जो टर्म दी थी ओस्मोसिस की, वो एबे ने दी थी। एबे नोले 1784 ओस्मोसिस, धक्का देना। और एबे ने सबसे पहले ये प्रयोग करके दिखाया था व्हाट डू मीन्स ओस्मोसिस। फिर भी हम थोड़ा सा आपको समझा देते हैं। मान लीजिए किसी विलयन को उसके विलायक से अर्धपारग में झिल्ली द्वारा पृथक कर दें। एक विलयन है एक साइड में, दूसरी साइड में उसका सोलवेंट है और उसके मध्य एक एसपीएम है, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, अर्धपारग झिल्ली द्वारा पृथक कर दिया जाए तो विलायक के अणु या कह सकते पार्टिकल झिल्ली में से होकर विलयन की ओर गमन करते हैं। पुनः सुन लीजिए, जब किसी विलयन को उसके विलायक से अर्धपारग में झिल्ली द्वारा पृथक कर दिया जाए तो विलायक के अणु झिल्ली में से होकर विलयन की ओर गमन करते हैं। इस प्रक्रिया को, इस प्रोसेस को ओस्मोसिस कहा जाता है। और यह प्रक्रिया तब तक जारी रहता है विलयन और विलायक के मध्य जब तक दोनों ओर सांद्रता बराबर नहीं हो जाए। दोनों की सांद्रता, विलयन और विलायक दोनों तरफ सांद्रता बराबर नहीं हो जाए तब तक ये प्रक्रिया जारी रहता है, जब तक साम्य स्थिति नहीं आती। इस डायग्राम देख लीजिए, ऑस्मोसिस की हमने परिभाषा बताई। ये विलयन है, सॉल्यूशन ये सोलवेंट है, इसको एसपीएम सेमी परमेबल मेम्ब्रेन द्वारा पृथक कर दिया गया तो विलायक के अणु झिल्ली में से होकर विलयन की तरफ गमन करते हैं। यह प्रक्रिया ओस्मोसिस कहलाती है। ये कब तक जारी रहेगी प्रक्रिया? जब तक कि दोनों तरफ सांद्रता बराबर नहीं हो जाए। इसको हम दूसरी तरह से परिभाषित भी कर सकते हैं। ये विलयन और विलायक की बात है। अब मान लीजिए किसी विलयन के दो विलयन बनाए हमने, मान लीजिए 1/n/10 और 1/n/20, उसी विलयन का, एक विलयन के दो भिन्न विलयनों को यदि अर्धपारग में झिल्ली द्वारा अलग कर दी जाए, एक उच्च सांद्रता का एक कम सांद्रता का, उसको एक एसपीएम द्वारा पृथक कर दिया जाए, अर्धपारग में झिल्ली द्वारा पृथक कर दिया जाए तो विलायक के अणु, सोलवेंट्स के मॉलिक्यूल्स कम सांद्र विलयन से उच्च सांद्र विलयन की ओर गमन करें। इस डायग्राम से देखिए, विलयन की दो भिन्न सांद्रता का विलयन, लो कंसंट्रेशन सॉल्यूशन, हाई कंसंट्रेशन सॉल्यूशन, उसको हमने एसपीएम द्वारा पृथक कर दिया गया तो विलायक के अणु कहां से कहां जाएंगे? कम सांद्र विलयन से उच्च सांद्र विलयन की ओर गमन करेंगे।
प्रोसेस को ऑस्मोसिस कहेंगे। और पुनः बता दें ये प्रक्रम तब तक जारी रहेगा जब तक दोनों सांद्रता बराबर नहीं हो जाए। ये आप परिभाषा इस विलय और विलय के मत कर लीजिए या दो भिन्न सांद्रता के विलयन के अनुसार इसको परिभाषित कर लीजिए। तो ये हमने आप बताया प्राशन क्या है। अब हम बताने जा रहे हैं प्राशन दाब क्या है, ऑस्मोटिक प्रेशर क्या है, प्राशन दाब। ये बता दें हम प्राशन दाब को किससे व्यक्त करते हैं बच्चों, पाइस व्यक्त करते हैं। किससे लिखते हैं, पाइस। इसको हम इस तरह से परिभाषित कर लें, मान लीजिए किसी विलयन को उसके विलय से अर्धपाग में झिल्ली द्वारा पृथक कर दिया जाए तो विलय के अणु विलयन की ओर गमन करेंगे। ये दूसरा डायग्राम देख लीजिए, इधर विलयन है इधर विलायक है, सॉल्यूशन सोलवेंट। तो विलायक के अणु एचपीएम में से होकर विलयन की ओर गमन करेंगे जिससे विलयन का स्तर बढ़ जाता, आयतन बढ़ जाता है। अब इसका आयतन बढ़ जाता है तो विलयन की सतह पर हम पिस्टन की सहायता से अतिरिक्त दाब लगाते हैं, अतिरिक्त अधिक दाब लगाते हैं जिससे विलायक के अणु विलयन की ओर गमन करने से रुक जाते हैं। इस पिस्टन द्वारा लगाया गया ये अतिरिक्त दाब, अतिरिक्त प्रेशर प्राशन दाब। कुल मिलाकर हम ये कह दें आपको, प्राशन प्रक्रिया को रोकने के लिए लगाया गया विलयन की सतह पर दाब प्राशन दाब कहते हैं, जिससे प्राशन प्रक्रिया रुक जाती, अर्थात विलायक के अणु विलयन की ओर गमन नहीं कर पाते झिल्ली में से होकर। पुनः सुन लीजिए, ये विलयन है विलायक, विलायक के अणु झिल्ली में से होकर अर्धपाग झिल्ली में से होकर विलयन की ओर गमन करते, जिससे ये देख लीजिए पिस्टन उठ जाती, साम्य स्थिति उत्पन्न हो जाती। अब इस साम्य स्थिति पर पिस्टन की सहायता से हम दाब डालते हैं और पिस्टन को पूर्व की स्थिति में लाते हैं। और इस पूर्व की स्थिति के लिए पिस्टन पर डाला गया दाब प्राशन दाब। दूसरे परिभाषित कर लीजिए, मान लीजिए किसी विलयन की दो भिन्न सांद्रता के विलयन, कम लो कंसंट्रेशन हाई कंसंट्रेशन, अर्धपारक झिल्ली द्वारा पृथक कर दिया जाता है तो विलायक के अणु कम सांद्र विलयन से झिल्ली में से होकर उच्च सांद्रता के विलयन की ओर गमन करते हैं। बच्चों इस प्रक्रिया को प्राशन कहते हैं। इस प्राशन प्रक्रिया को रोकने के लिए उच्च सांद्र विलयन की ओर से डाला गया दाब प्राशन दाब है, जिससे प्राशन प्रक्रिया रुक जाती, अर्थात विलायक के अणु कम सांद्र विलयन से उच्च सांद्रता के विलयन की ओर गमन रुक जाता है उनका। इस दाब को डाला गया दाब, विलयन की सतह पर डाला गया अतिरिक्त दाब प्राशन दाब कहलाता है, ऑस्मोटिक प्रेशर। तो परिभाषा, ये भी परिभाषा प्राशन दाब। तो ये था प्राशन किसे कहते हैं और प्राशन दाब किसे कहते हैं। प्राशन प्रक्रिया को रोकने के लिए जो दाब डालते हैं विलयन की सतह पर वो प्राशन दाब कहते हैं, इसको पाई से व्यक्त करते हैं। अब पढ़ेंगे हम प्राशन दाब के नियम, लॉ ऑफ ऑस्मोटिक प्रेशर। प्राशन दाब के कौन कौन से नियम, देखिए एक फेपर साइंटिस्ट हुआ था, फेपर ने कुछ प्रयोग किए और कुछ ऑब्जर्वेशन प्राप्त किए, कुछ प्रेक्षण प्राप्त किए। प्रेक्षण के आधार पर
वान टॉप ने डाइल्यूट सॉल्यूशन के लिए कुछ नियम दिए, तनु विलियन के लिए कुछ नियम दिए जिन्हें प्रश्न दाब के नियम कहा जाता है। यह कह सकते हैं प्रश्न दाब के वान टॉप नियम भी कहते हैं। वान टॉप ने तनु विलियन और गैसों के मध्य संबंध स्थापित किया। किसके मध्य? डाइल्यूट सॉल्यूशन तनु विलियन, ये तनु विलियन है जिसमें सॉलिड सॉलिड के कण दूर दूर होते हैं, ये गैस के पार्टिकल है और ये तनु विलियन है। तो वान टॉप ने गैस और तनु विलियन के मध्य कुछ संबंध स्थापित किए और दोनों के संबंध स्थापित करने के लिए कुछ नियम दिए जिसे हम प्रश्न दाब के नियम कहते हैं। क्योंकि तनु विलियन में सॉलिड के कण दूर दूर होते हैं और गैस में भी गैस के कण दूर दूर रहते हैं। तो दोनों के मध्य संबंध स्थापित करने के लिए वान टॉप ने नियम दिए। जो पहला नियम है बायल वान टॉप नियम, बायल वान टॉप नियम, यह नियम प्रश्न दाब, आयतन और सांद्रता तीनों के मध्य संबंध स्थापित करते हैं। मतलब प्रश्न दाब, विलयन के प्रश्न दाब, विलयन का आयतन और विलयन की सांद्रता तीनों के मध्य संबंध स्थापित करता है। पी, बी और सी के मध्य संबंध स्थापित करता है। इस नियम में प्रश्न दाब पर सांद्रता का क्या प्रभाव पड़ता है इसको समझाया गया। प्रश्न दाब पर विलयन की सांद्रता का क्या प्रभाव पड़ता है ये भी समझाया गया है इसमें। जिस प्रकार से आपने बायल का नियम गैसों के लिए पढ़ा होगा, बायल का नियम जब आपने गैस नियम पढ़े होंगे छोटी क्लासों में, तो वहां बायल का नियम था गैस के लिए। क्या था? गैस दाब इनवर्सली प्रोपोर्शनल 1/b फॉर गैस के लिए। बायल का नियम गैस के लिए क्या? P समानुपाती 1/b फॉर गैस के लिए। इसी प्रकार से वान टॉप ने तनु विलयन का नियम दिया। ये वान टॉप लॉ। पाई तनु विलयन का प्रश्न दाब समानुपाती 1/b फॉर आइडियल सॉल्यूशन, आदर्श तनु विलयन के लिए, आइडियल डायरेक्ट सॉल्यूशन के लिए। जिस प्रकार से गैस के लिए किसने नियम दिया? बायल्स ने। उसी प्रकार से वान टॉप ने आदर्श तनु विलयन के लिए नियम दिया। दोनों में समानता, गैस दाब है, तनु विलयन का दाब है, प्रश्न दाब है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल 1/b। तो यदि हम यहीं इसको परिभाषित करें, किसी विलयन का, किसी तनु विलयन का प्रश्न दाब एक मोल विलय रखने वाले विलयन के आयतन के व्युत्क्रमानुपाती। यहां n बराबर क्या है? 1 मोल। किसी तनु विलयन का प्रश्न दाब एक मोल विलय रखने वाले विलयन के आयतन के व्युत्क्रमानुपाती होता है। दूसरी परिभाषा इसको इस प्रकार करें, पाई बी बराबर कांस्टेंट, स्थिर ताप पर टेम्परेचर क्या है? यहाँ कांस्टेंट। स्थिर ताप पर तनु विलयन का प्रश्न दाब और उसके आयतन का गुणनफल मल्टीपल स्थिर होता है। तनु विलयन का प्रश्न दाब और उसके आयतन के गुणनफल का मान स्थिर रहता है, कांस्टेंट। क्लियर? एक और प्रकार से परिभाषित कर सकते हैं, स्थिर ताप पर तनु विलयनों का प्रश्न दाब
उसकी सांद्रता के समानुपाती होता है। एट कांस्टेंट टेम्परेचर the osmotic pressure of a dilute solution is directly proportional to its concentration। तो हमें ताप कांस्टेंट है, इससे ताप पर तनु विलीन प्रश्न दाब उसकी सांद्रता के समानुपाती। तो ये था पहला नियम। सांद्रता का प्रश्न दाब पर क्या प्रभाव पड़ रहा है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। दूसरा प्रश्न दाब का नियम है चार्ल्स वॉन्टॉफ लॉ। चार्ल्स वॉन्टॉफ लॉ, यह कह सकते हैं प्रश्न दाब पर ताप का प्रभाव। यहां प्रश्न दाब पर परम ताप का क्या प्रभाव पड़ता है, एब्सोल्यूट टेम्परेचर का क्या प्रभाव पड़ता है। पहला था प्रश्न दाब पर सांद्रता का क्या प्रभाव पड़ता है, दूसरा है प्रश्न दाब पर परम ताप का क्या प्रभाव पड़ता है। ये दूसरा नियम। जिस प्रकार से चार्ल्स ने गैसों के लिए नियम दिया था, ध्यान हो क्या था, P समानुपाती T, गैस दाब परम ताप के समानुपाती होता है। उसी प्रकार से वॉन्टॉफ ने आइडियल डाइल्यूट सॉल्यूशन के लिए नियम दिया पाई समानुपाती T। पाई समानुपाती T मतलब स्थिर आयतन पर तनु विलयनों का प्रश्न दाब उसके परम ताप के समानुपाती होता है। एट कांस्टेंट वॉल्यूम the osmotic pressure of a dilute solution is directly proportional with absolute temperature। परम ताप के समानुपाती। इस तरह कर सकते हैं पाई अपॉन टी बराबर कांस्टेंट स्थिर आयतन पर तनु विलयन का प्रश्न दाब और परम ताप का अनुपात रेशो स्थिर होता है। इस तरह परिभाषित कर सकते हैं। क्लियर? ये परम ताप के समानुपाती है, सांद्रता के समान। तीसरा नियम नहीं है। फर्स्ट और सेकंड नियम को मिलाकर तीसरा नियम दिया गया तनु विलयन की एक समीकरण बनाई गई, एक व्यापक समीकरण बनाई गई, एक जनरल इक्वेशन दी गई, जनरल इक्वेशन फॉर आइडियल डाइल्यूट सॉल्यूशन। आदर्श तनु विलयन आइडियल डाइल्यूट सॉल्यूशन के लिए जो समीकरण दी गई, एक व्यापक समीकरण दी गई जिसको हम वॉन्टॉफ समीकरण भी कहते हैं या तनु विलयन की सामान्य समीकरण भी कहते हैं। किस तरह से आप ड्राइव करेंगे इसको? पहला ला पाई समानुपाती बी, दूसरा पाई समानुपाती टी। इसको और हमने इसको लिया, फर्स्ट एंड सेकंड ला कंबाइंड पाई समानुपाती टी अपॉन वी, दोनों को मिलाया पाई वी बराबर एस टी। एस यहां बच्चों क्या है? फिलहाल ये प्रोपोर्शनल कांस्टेंट समानुपाती स्थिरांक, जिसे वॉन्टॉफ स्थिरांक भी कहते हैं, विलियन स्थिरांक भी कहते हैं, सॉल्यूशन कांस्टेंट भी कहते हैं, वॉन्टॉफ कांस्टेंट भी कहते हैं। ध्यान रखें, यदि सॉल्यूट के n मोल हो तब इस समीकरण क्या रूप में पाई v बराबर NST। S पुनः समझा रहे हैं विलियन स्थिरांक है। और ये जो समीकरण है ये
वन टॉप समीकरण फॉर डाइल्यूट सॉल्यूशन, तनु विलियन की वन टॉप समीकरण कहलाती है, तनु विलियन की समीकरण कहलाती है। इसको आप जरूर ध्यान रखना है, पाई वी बराबर NH3 एन मोल की। अब आइडियल गैस समीकरण आप ध्यान दीजिए, पढ़ा होगा। आइडियल गैस समीकरण क्या है एन मोल के लिए? पीवी बराबर NRT है, क्लियर। आइडियल गैस इक्वेशन पीवी बराबर NRT। वन टॉप ने एस का मान ज्ञात किया, तो एस का मान जो ज्ञात किया, एस का मान आर के मान के लगभग बराबर आता है। जो आर गैस स्थिरांक है, इसमें जो आर गैस स्थिरांक है, इसका मान क्या होता है? 0.0821 लीटर एटमॉस्फेयर प्रति डिग्री प्रति मोल। एस का मान ज्ञात किया, वो भी लगभग 0.0823 लीटर एटमॉस्फेयर डिग्री प्रति डिग्री प्रति मोल पर। दोनों के मान लगभग बराबर आए। एस विलियन स्थिरांक और आर गैस स्थिरांक, दोनों के मान समान आए, तो इससे स्पष्ट होता है तनु विलियन और गैसों के मध्य समानता होती, क्योंकि गैस में भी अणु दूर दूर होते हैं गैस का, और तनु विलियन में भी अणु दूर दूर होते हैं। तो वन टॉप ने गैस और तनु विलियन के मध्य समानता स्थापित की, और समानता स्थापित की तो एक समीकरण दी, हम इस पर लिख सकते हैं पाई वी बराबर NRT। आर और एक्स का मान एक ही है, दोनों के मान लगभग बराबर, तो लिख सकते पाई बराबर NRT। आर की जगह एस, एस की जगह आर लिख सकते हैं। तो ये समीकरण है तनु विलियन की वन टॉप समीकरण कहलाती है, या तनु विलियन की व्यापक समीकरण जनरल इक्वेशन कहलाती है। तो ये फर्स्ट नियम, सेकंड नियम, जो थर्ड नियम है, फर्स्ट और सेकंड नियम को मिलाकर बनाया गया। ठीक, तनु विलियन के लिए व्यापक समीकरण दी गई, पाई वी बराबर NHT कह लीजिए, पाई वी बराबर NRT कह लीजिए, कि आर और एस का मान लगभग लगभग बराबर। एक चौथा नियम और है एवोगैड्रो वन टॉप लॉ। एवोगैड्रो वन टॉप लॉ क्या है? मान लीजिए आपके पास दो विलियन, दोनों विलियन के लिए वन टॉप समीकरण क्या लिख सकते हैं? 1 पाई 1 V1 N1 R T1। दूसरे के लिए पाई 2 V2 N2 R T2। दो आपके पास विलियन हैं, एक का के लिए वन टॉप समीकरण पाई 1 V1 N1 R T, और दूसरे के लिए, अब मान लीजिए दोनों विलियनों के ताप समान है, उनमें घुले हुए मोलों की संख्या समान है। मान लीजिए दोनों में N1 बराबर N2, विलियनों में घुले हुए मोलों की संख्या बराबर है, दोनों का ताप बराबर है, और जिसमें N1 N2 मोल घुले हुए उनके आयतन भी बराबर। तो पाई 1 बराबर पाई, तो उनके पराशर दाब भी बराबर होंगे। यदि दो विलियनों के ताप बराबर है, उसके आयतन भी बराबर है, और उसमें घुले हुए उनके मोलों की संख्या भी बराबर है, तो उनके दोनों विलियनों के पराशर दाब भी बराबर होंगे। ऐसे विलियन समपराशदाबी विलियन कहलाते हैं। समपराशदाबी विलियन कहलाते हैं। तो ये थे पराशर दाब के ये चार नियम है, फर्स्ट सेकंड थर्ड, फर्स्ट सेकंड थर्ड में पहले दूसरे में मिलाकर तीसरा बनाया है, चौथा एवोगैड्रो वन टॉप नियम।
यदि विलयन का आयतन बराबर है, मोलों की संख्या बराबर है, ताप बराबर है, तो उन विलयनों के पराशण दाब भी बराबर होंगे। क्लियर? लेकिन पराशण दाब की कुछ लिमिटेशन, सीमाएं हमेशा नहीं लागू होते। पराशण दाब नियम की क्या सीमाएं हैं? लिमिटेशन क्या है? एक लिमिटेशन तो ये है, विलयन तनु होना चाहिए, डाइल्यूट, पर्याप्त तनु होना चाहिए, अत्यंत तनु होना चाहिए। दूसरा, ताप स्थिर होना चाहिए, T कांस्टेंट। और तीसरा, जो विलय पदार्थ है वो एवार्सील होना चाहिए, नॉन वोलाटाइल और नॉन इलेक्ट्रोलाइट होना चाहिए। नॉन पोलर और नॉन इलेक्ट्रोलाइट, नॉन वोलाटाइल, नॉन इलेक्ट्रो। तो ये शर्त है इसके लिए। तो डियर स्टूडेंट्स, आज हमने आपको क्लियर बता दिया पराशरण क्या है, पराशरण दाब क्या है, क्या क्या परिभाषा है उनकी, कई कई प्रकार से हमको डिफाइन पराशरण दाब के लिए किया। पराशरण दाब के कौन कौन से नियम हैं? चार्ल्स वॉल्टॉफ नियम, बॉयल वॉल्टॉफ नियम, जनरल इक्वेशन, एवोगाड्रो वॉल्टॉफ नियम, ये पराशरण दाब के नियम हैं। वॉल्टॉफ ने तनु विलयन और गैस उन्मत्त समानता स्थापित की और एक व्यापक समीकरण दी जो हम आपको बता चुके, और एक सिद्धांत दिया वॉल्टॉफ वैलिड सॉल्यूशन के लिए, वॉल्टॉफ थ्योरी। वॉल्टॉफ थ्योरी दोनों की मत समानता दी। गैस जिस प्रकार से गैस के अणु गैस में व्यवहार करते हैं, उसी प्रकार से तनु विलयन में सोल्यूट के अणु व्यवहार करते हैं। और जिस प्रकार से गैस के अणु द्वारा डाला गया गैस दाब होता है, उसी प्रकार से विलयनों में पराशरण दाब होता है, बशर्ते विलय पदार्थ विलयन में किसी प्रकार की कोई रासायनिक अभिक्रिया नहीं करे। यह है वॉल्टॉफ थ्योरी फॉर आइडियल सॉल्यूशंस। तो डियर स्टूडेंट्स, किस प्रकार से वॉल्टॉफ ने तनु विलयन और गैसोन्मुक्त समानता स्थापित की और एक समीकरण दी। मैं प्रोफेसर रामानंद यादव, गवर्नमेंट RR कॉलेज अलवर राजस्थान, डिपार्टमेंट ऑफ केमिस्ट्री। विस्तृत अध्ययन के लिए आप मोना प्रकाशन अलवर की बुक्स पढ़िए, आपकी कंपटीशन में काम आएगी और यूनिवर्सिटी और कॉलेज के कोर्स में भी काम आएगी। कोई समस्या हो तो मेरे व्हाट्सएप ग्रुप पर कमेंट्स लिखिए, मैं आपकी समस्या का समाधान करूंगा। मेरा व्हाट्सएप ग्रुप और यूट्यूब चैनल में आप शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। स्टडीशिप विद रामानंद यादव, ये मेरा यूट्यूब चैनल है। आप जाकर केमिस्ट्री के बारे में, केमिस्ट्री के विभिन्न टॉपिक के बारे में अध्ययन कर सकते हैं। केमिस्ट्री बहुत इजी है, घबराने की कोई बात नहीं। सभी को मेरा पुनः थैंक यू, नमस्कार, बेस्ट ऑफ लक।